वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात लास्ट लेक्चर में की थी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आई से लिख रहा हूँ, ये केटाइंस की फॉर्मेशन की बात है। केटाइंस की फॉर्मेशन की बात है तो नॉन मेटल्स की बात है, मेटल्स की बात है। लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आप किसी एलिमेंट के सब्सटेंस के वैलेंस शेल से एक्सट्रैक्ट करवा पाएंगे तो पहली बात तो यह है कि सिस्टम को एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी। तो अगर आपने इसको रिएक्शन डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो फिर ये हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। दिस रिएक्शन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक बिकॉज कुछ ना कुछ एनर्जी आपको लाजमी सिस्टम को देनी पड़ेगी न्यूक्लियस की होल्ड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छुड़वाने के लिए। फिर इसके रिज़ल्ट में पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा, जैसा कि ये लिथियम है ग्रुप 1 का पहला मेंबर अल्कली मेटल्स का। केटाइंस की फॉर्मेशन इज़ अ मेटालिक करैक्टर। और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी स्पेसिफिकली हम मेटल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाज़ इस्तरारी हालात में एक्सट्रैक्ट करवाया भी जा सकता है लेकिन वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। ये लिथियम है, लिथियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी हमें देनी पड़ी वो एनर्जी जो है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जितना स्मॉल साइज़ एटम होता है उतनी ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है वैलेंस शेल, तो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। और जो आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ करने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती चली जाती है। तो लिथियम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज्ड एटम, फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप 1A, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स का। तो ये देखें एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो जो फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ भी हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ भी हैं। तो ये जो सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं जिनके वैलेंस शेल में ये सहूलत मौजूद है। अब कैल्शियम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ग्रुप 2 की मेटल है, तो पहले ये हम तो लिख देते हैं Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और +2 का आयन बन गया क्योंकि वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में, लेकिन ये एक एक करके होते हैं और 2 आयोनाइजेशन एनर्जी की पहले केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी कैल्शियम, दूसरे केस में फिर एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन, ये जो +1 वाला आयन है ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो फिर ये Ca+2 बन जाएगा विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी क्योंकि किसी न किसी हद तक जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो श्रिंक हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन कम हो चुकी होगी एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। तो कोई ना कुछ वैल्यू में डिफरेंस ज़रूर आया होगा और ज़्यादा ही होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी केटाइंस नहीं एनाइंस की फॉर्मेशन की बात है, यानी इसमें नेगेटिव आयंस फॉर्म हो गए। वजह इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड, इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड, इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। गैसियस कंडीशन में बात की जाती है, अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड टू द वैलेंस शेल ऑफ अ gaseous atom to form a negative ion. This is electron affinity. तो पॉइंट ये है कि रिएक्शन डायनामिक्स में जब हम इसकी बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक, बट दिस कैन बी exothermic, that is energy can be released, and it can be endothermic, energy can be absorbed from the surroundings into the system. तो ये है बात, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं।
यहाँ एनाइंस फॉर्म होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल में जहाँ स्लॉट्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे। तो लार्ज साइज एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेवर करती है एनाइंस की फॉर्मेशन, और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेवर करती है पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन। तो एनाइंस की फॉर्मेशन की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैशियस एटम। यहाँ गैशियस एटम इसलिए कहा है क्योंकि गैशियस फॉर्म में आयंस फॉर्म करना आसान है। सो इट इज़ ईजी टू फॉर्म gaseous ions, to form ions in gaseous state. अब यहाँ और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये टिपिकली एक नॉन मेटालिक करेक्टर है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ अ मेटालिक करेक्टर, दिस इज़ अ नॉन मेटालिक करेक्टर्स। नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हमारे राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली और जो हमारी है हैलोजन फैमिली, ये मोस्ट इनकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ हैं। लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ का मतलब ये है कि बहुत कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, बल्कि देनी ही नहीं पड़ेगी। एनर्जेटिकली फेवरेबल है तो एक्सोथर्मिक होगा, तो यहाँ नेगेटिव में वैल्यू होगी, यानी जो हीट चेंज है वो नेगेटिव में होगी जितनी भी होगी। तो ये है बात, किलो जाउल पर मोल में बात की जाती है, मोल्स की, एक मोल एटम्स की बात की जाती है, क्योंकि एक एटम की गिनती में हम पढ़ नहीं सकते, इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हम एक मोल्स ऑफ एटम्स में गैस इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा के जो रिजल्टेंट एनर्जी चेंज है उसको ऑब्ज़र्व और मेजर करते हैं। तो हमारे जो हैलोजेंस हैं दे आर मोस्ट, दे हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक, और ऑक्सीजन फैमिली भी लिख लें। अब बात यह है कि कोई हैलोजन लेते हैं, मिसाल के तौर पर फ्लोरीन लें, क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें, आयोडीन लें, तो यहाँ पे आप इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ड्रॉ करें। 1s2 2s2 2p5 5 7 और 9 इसका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने कहा था जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना एनाइंस की फॉर्मेशन फेवर होगी। यहाँ आप देखें फ्लोरीन के केस में एक स्लॉट खाली है, सारे हैलोजन में यही केस है। आप अगर क्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका 17 है, की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देखें तो यही सूरत हाल होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5 7 13 15 17, ये देखें। तो इनकी वैलेंस शेल जो है ये NS2 और NP5 है। N जो भी हो मेन एनर्जी लेवल का नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स S और P ऑर्बिटल्स में इतने ही होंगे। 7, एक स्लॉट खाली है, एक इलेक्ट्रॉन अब ये गेन करेंगे। 7 डोनेट करके स्टेबल होने की बजाय ये एक गेन करके स्टेबल होना पसंद करेंगे, यही एनर्जेटिकली फेवरेबल भी है। तो इसीलिए फ्लोरीन जो है फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी किसी भी मेटल से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज से, जो मोस्टली मेटल्स ही हैं। तो ये -1 आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखती है। हीट चेंज जो है वो एक्सोथर्मिक होगी जितनी भी इसकी वैल्यू हो। फिर इसी तरह क्लोरीन है, ये भी विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन फॉर्म करेगी, और ये भी हीट चेंज पॉजिटिव में ही होगा और नेगेटिव में ही होगा। ब्रोमीन की बात करें तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट 8 से पूरा कर लेगी। हीट चेंज की बात करेंगे तो ये भी एक्सोथर्मिक है, और इसी तरह आयोडीन भी विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन आयोडाइड आयन, हीट चेंजेस इन द नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स के सिस्टम से एनर्जी निकली और सराउंडिंग्स में चली गई, तो इसलिए नेगेटिव में लिखी जाती है। तो ये हमारे हैलोजन हैं। और ग्रुप 16 की बात करें जो इसका नेबर है, तो ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों फिनोमिनम्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से।
तो यहाँ ये देखें, तो ये है हमारा सिस्टम कि इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी वही स्पीशी करेगी जो एनाइन फॉर्म करने की सलाहियत रखती है। तो फिर ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड फिनोमिनाज हैं। ऑक्सीजन फैमिली में हम ऑक्सीजन की एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, ऑक्सीजन का हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इसका एटॉमिक नंबर है यानी। तो इसके अब हम ड्रॉ करते हैं 1s2 2s2 2p4। तो ये 4 ns2 np4 इनका है ग्रुप 16 वालों का। तो यहाँ पे देखें इसके पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर चाहिए, तो इसलिए इसकी 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ की बात की जाती है और 1 बाय 1 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो एक में ये -1 का आयन बनेगा, अगेन हीट चेंज इज़ गोइंग टू बी इन नेगेटिव, and in second case this -1 is going to further gain 1 electron and form an O-2 ion, again heat change is going to be negative। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है उसकी रिपल्जन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस आएगा, लेकिन रहेगा एक्सोथर्मिक यूज सिस्टम के लिए जो एक्सोथर्मिक ही हैं फॉर दिस इलेक्ट्रॉन एडिशन या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर हम इनके ट्रेंड्स की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो ज्यों न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक साइज़ की इंक्रीज़ के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो कम होगी। अब कम का मतलब यहाँ पे ये है कि एनर्जी गेन ज़्यादा होगी और एनर्जी लॉस कम होगी। तो ये बात हमें कन्फ्यूजन में नहीं डालनी। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ के साथ जितना एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है उतना स्टेबिलिटी लेस होती है, अनस्टेबल है स्पीशी, रिलेटिवली अनस्टेबल है, क्योंकि न्यूक्लियस की फुल होल्ड नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन या उनका लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाते रहना, ये सारी चीज़ें लेस कंट्रोल्ड हैं तो अनस्टेबल है। तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए आपको एनर्जी चेंज वो एंडोथर्मिक की तरफ होगा टू एन एक्सटेंट, या अगर एनर्जी रिलीज़ भी होती है तो वो कम होगी इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी जो हीट चेंज है, दिस इज़ बेसिकली हीट चेंज। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लेस एक्सोथर्मिक फॉर नॉन मेटल्स एंड प्योरली एंडोथर्मिक फॉर मेटल्स एंड मेटलॉइड्स जो हैं उनकी भी बात अभी करते हैं। बहरहाल जो डाउन द ग्रुप है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये लेस एक्सोथर्मिक होती चली जाएगी। इसकी एग्जांपल अगर देखनी है तो फ्लोरीन से चलें और आयोडीन की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि ये स्मॉल साइज़ की वजह से इसमें हीट चेंज जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होगा, मोर एक्सोथर्मिक लिख लें। और जो आप आयोडीन तक पहुँचेंगे इट्स गोइंग टू बी लेस एक्सोथर्मिक बिकॉज आयोडीन इज़ ईज़िली पोलराइजेबल। So it's easily polarizable, it means that the system is less stable। बहरहाल तो अब आप इसने अगर इसका ट्रेंड लिखना है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप। If it decreases down the group, it increases from left to right in a period। तो पीरियड्स की बात अगर हमने करनी है तो it increases from left to right in a period। अब इसकी इंक्रीज़ की वजह यह है कि जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं चार्ज डेंसिटी बढ़ता चला जाता है। नो न्यू शेल्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जाती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है लेफ़्ट से राइट। तो फिर क्या होगा, नो न्यू शेल्स आर एडेड। तो फिर पॉइंट ये है
कि चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो फिर जो है एनाइंस की फॉर्मेशन इज़ मोर प्रेफर्ड बिकॉज एक आधा स्लॉट खाली होगा, 2 स्लॉट्स खाली होंगे जैसे ऑक्सीजन के केस में है, तो फिर एनाइंस की फॉर्मेशन एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी। तो ये डाउन द ग्रुप का ट्रेंड है। अब सिर्फ एक आखिरी बात मेटल अर्ट्स की कर लेते हैं। मेटल अर्ट्स जो हैं ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, बोरॉन फैमिली है 13 वाले, नाइट्रोजन फैमिली है और कार्बन फैमिली है। ये मेटल अर्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो वेरीड हैं। इनके बोरॉन ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इन आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर इनकी बात करें ये कैटायंस भी फॉर्म कर देंगे एज़ पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनके अब जिस कार्बन की बात अगर चले कर लेते हैं तो कार्बन के कंपाउंड्स फॉर्म करके पहले देखते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन से मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन से मिला तो CH4 बन गया, मीथेन। दोनों केसेस में जो एनर्जी चेंज है वो डिपेंड करेगी कि साथ एक्ट करने वाली स्पीशी क्या है। तो फिर ये अभी ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू रखता है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेगी। हाइड्रोजन है तो ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखता है और जल्दी से हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, H+ आयन, और हाइड्राइड आयन इसका लेस फ्रीक्वेंट है। यहाँ कार्बन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो ये वेरिएबल है इनकी कंडीशंस डिपेंड करता है कि किस मैकेनिज़्म में ये जा रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज़ इनके साथ कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर एटॉमिक नंबर निकालना है इधर निकालते हैं, CO2 = 0, कार्बन की निकालनी है, ऑक्सीजन इज़ -2 हैं एटम्स, तो 2 से ज़रब दें, C -4 = 0 C। अब ये देखें यहाँ इसका +4 है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ये मीथेन है और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है, 4 एटम्स हैं, 0 फॉर न्यूट्रल स्पीशी, +4 = 0, ये -4 देखें यहाँ नेगेटिव में है। तो इनका वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस के कहाँ ये जा रही हैं। तो उसके बाद फिर मेजरमेंट की वैल्यूज़ की बात आएगी कि कितना एक्सो या एंडोथर्मिक है ये रिएक्शन। मेटालिक करैक्टर की अगर बात करें तो मेटालिक करैक्टर इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम और सब्सटेंस और एन एलिमेंट, इट्स द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। अब ये एबिलिटी इसलिए है, इसको दूसरी तरह भी देखा जा सकता है कि जो स्पीशीज़ पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं वो मेटल होंगी। उसकी वजह आगे देखते हैं, बल्कि अभी यहाँ साथ साथ ही ये समझ आ जाएगी हमें बात कि क्यों है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस, केटाइंस आर फॉर्म्ड, मेटल्स फॉर्म केटाइंस। उसकी वजह क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि क्यों मेटल्स पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं या क्यों पॉजिटिव आयंस कहलाने वाली स्पीशीज़ ही मेटल्स कहलाती हैं। उसके लिए हम ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम की अगर देखें तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर इज़ 11, तो 1s2 ये ग्रुप 1 की मेटल है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये जो वैलेंस शेल है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रेफर करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और तीसरा शेल ख़त्म कर दे ताकि फिर ये स्टेबल हो जाए। इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा, ये ऑक्टेट गेन कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। अब ये फील्ड है, कंप्लीट है, स्टेबल है। इसी तरह से आप किसी और मेंबर को भी देख लेंगे तो उनका भी यही सूरत हाल है। मिसाल के तौर पर पोटाशियम है, इसका एटॉमिक नंबर इज़ 39, तो अब 39 की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके सारी देख लें तो X3s1 ही आएगा, तो ये भी वही ग्रुप 1 की मेंबर है। अगर हम किसी ट्रांजिशन एलिमेंट को लें, अब ये कॉपर है 29,
इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन 4s में एक आएगा। 4s प्रीसीड्स 3d इन मोस्ट केसेस, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ये पहले आता है। तो इसका जो वैलेंस शेल बनता है, 4s को बाहर रखें, ऐसे लिख लें आप 3d10 लिख लें पहले, 4s1 लिख लें, एक ही बात है, या इस तरह लिख लें। दोनों केसेस में जो बात हमने करनी है मेटालिक करैक्टर के कॉन्टेक्स्ट पे, वो हमें समझ आ जाएगी। कैटायंस की फॉर्मेशन की एस में एक स्लॉट खाली है, वैलेंस शेल में एक जगह खाली है, ये +1 का आयन बनाना चाहेगा। तो कॉपर जो है ये भी फिर Cu+1 की तरफ जाएगा विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। फेवरेबल नहीं है इसको कि ये कोई और काम करे, आयंस की फॉर्मेशन की तरफ जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी को गेन करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लूज़ कर देगा, तो फिर जो है इसका 3 शेल 10 इलेक्ट्रॉन से फिल होगा, और जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो ये रिलीज़ करा देगा सिस्टम से। तो पॉइंट ये है कि ये इसके पास सूरत हाल है। तो फिर भी ये कीटाइंस की फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। एनाइन की फॉर्मेशन इसको किसी भी तरह से सूट करती नहीं है, इसलिए ये नहीं करेगा। अब ये कॉपर की मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। कॉपर इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी मैंने कहा एक देख लें, इनका वैलेंस शेल जो है इसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि मेटालिक से नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ से लेफ़्ट साइड जाते हुए ये ट्रांजिशनरी फेज़ में एलिमेंट्स हैं। इन दी कॉन्टेक्स्ट के मेटालिक से नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ मूवमेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। और भी वजूहात हैं, d ऑर्बिटल की वजह से बाज़ करैक्टरिस्टिक्स में ऐसी वेरिएशंस आ जाती हैं कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के कॉन्टेक्स्ट में, या मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, ये पॉजिटिव आयंस ही फॉर्म करना पसंद करेंगे। वजह इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d में 10 है। अब मैंने 4s पहले लिखा है, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ये पहले आता है, और 3d बाद में लिखा है। तो अब अगर आप इस तरह से इसको कंसीडर करें कि ये इसका वैलेंस शेल है ये, तो s में एक जगह तो खाली है ही है, तो ये s की एक जगह को अकोमोडेट कैसे करेगा। बल्कि स्ट्रक्चर है 10 इलेक्ट्रॉन d में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, s में एक स्लॉट खाली है। इसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि ये इसको और कुछ करे, यानी एनाइंस की फॉर्मेशन की तरफ भाग जाए। ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करना पसंद करेगा। इस s के एक इलेक्ट्रॉन को ये सिस्टम से रिलीज़ करा देगा, तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की तरफ जाता है, नेगेटिव आयंस फॉर्म नहीं करता। और दूसरी तरह भी अगर इसको लिख लें, यानी 3d को 10 लिखें और 4s को 1 लिखें, तब भी वैलेंस शेल इसका 4 है, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक से बात ख़त्म हो जाएगी, इसका 3 मुकम्मल रहेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए +1 आयन ये ईज़िली फॉर्म करने की सलाहियत रखता है कॉपर। इसकी 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। वेरिएशन ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएशन भी इसीलिए आती हैं क्योंकि कुछ ट्रांजिशन से सिस्टम गुज़र रहा है, इसलिए वेरिएशंस हैं। कॉपर +1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपको इसकी मिलेगी। इसके अलावा एक और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी मिलती है, उसको भी देख लेते हैं। Cu+2 में भी मिलेगा, Cupric एंड Q+ आयंस रिस्पेक्टिवली। तो ये देखें, Cu है तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन, तो +1 है +2, ये दोनों अब यहाँ ये इसने क्यों शो की है, सब्सटीट्यूट आयोनाइजेशन एनर्जीज 1 के बाद दूसरी इसको क्यों शो करनी पड़ी। तो ये जो प्लस वाली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इंटरनली सिस्टम पहले एडजस्ट करता है। ये जो D है अपने आप को, ये सिस्टम यानी कॉपर अपने आप को इस तरह से भी एडजस्ट करेगा कि 3d9 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 4s में डाल देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन से 4s पूरा हो जाए तो स्टेबिलिटी का फैक्टर ऐड ऑन हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए सिस्टम में खुद ही, बगैर किसी से लेन देन के, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के।
तो ये काम ये ख़ुद कर बैठा होता है, और जब कर बैठा होता है और कहीं इसको मौका मिले इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का और बॉन्डिंग में जाने का, तो फिर इसने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों के दोनों ही जो है वो डोनेट करने हैं, रिलीज़ कराने हैं, सिस्टम से हो जाएंगे 1 बाय 1। तो फिर इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी है, और ये वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ करने की सलाहियत रखता है। तो बात वहीं आके ख़त्म होगी कि जो हमारा मेटालिक करैक्टर है वो लेफ़्ट से राइट जो है वो डिक्रीज़ करता चला जाता है। उसकी वजह ये है कि लेफ़्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल में तादाद है वो रिलेटिवली कम है, और जो ही आप राइट की तरफ जाते हैं नॉन मेटल्स की या हैलोजेंस की तरफ या ऑक्सीजन फैमिली की तरफ, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जाती है। फिर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कराने की बजाय वो एक आधा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। जैसे हमने फ्लोरीन की बात की, जितने भी हैलोजेंस हैं इनका वैलेंस शेल देख लें, हैलोजेंस आर लीस्ट मेटालिक। तो ये देखें फ्लोरीन से लेकर क्लोरीन, इनका NH2 है, NP5 है वैलेंस शेल में। तो ये एक 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक की कमी, तो एक पूरा करेंगे ये एनाइन फॉर्म करके गेन करके, ना कि कैटाइन फॉर्म करके 7 लूज़ करने पड़ेंगे 1 बाय 1। तो ये है तो मेटालिक करैक्टर, ये बात है। इसके बाद हमने मेटालिक करैक्टर जब आ गया तो फिर वो स्पीशी जो है वो मिलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, ये फिज़िकल करैक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होती है, मिलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाता है मटेरियल, और शाइनी लस्टर होता है। शाइनी लस्टर होता है, इसकी वजह देखते हैं शाइनी लस्टर क्यों होता है मेटल्स की सरफेसेस पे, क्योंकि पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जुमघट्टा, उसकी वजह से आपको ग्लिटरिंग लुक आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, और फिर सूरज की रोशनी अगर उन पर पड़ रही है ख़ास तौर पे, तो वो एनर्जाइज कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो जो रिज़ल्टिंग आपको एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो स्पेक्ट्रम्स वगैरह बनते हैं वो तो हम स्पेक्ट्रोमीटर से ही देख सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, लेकिन अपेरेंट आँख से, नेकेड आई से हमें वो जगह चमकती हुई ज़रूर नज़र आती है। पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, तो जो मेटालिक बॉन्ड है ये अपनी नौयत का एक बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पूल बनता है, यानी एक स्पीशी है कॉपर, ये +1 +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यहाँ मौजूद है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसकी सराउंडिंग में मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता चला जाता है। कॉपर्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते जाते हैं, कॉपर यानी कॉपर के एटम्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है कि वो इस तरह से अपने आप को उस सिस्टम में एक सी और पूल बना देते हैं, वो इसके न्यूक्लियस की रेंज में रहते हैं, और उसकी वजह से फिर ये है कि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिलता है। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर होने की इजाज़त नहीं है, तो एक सी या पूल फॉर्म होता है चार्जेस का, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए सिस्टम से वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं। सिर्फ ये है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर उस वैलेंस शेल में उस तरह से मौजूद नहीं है। दिस इज़ मेटालिक बॉन्ड, पूल ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें नेगेटिव चार्जेस की अलहदा शीट्स हैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज की अलहदा शीट है, बीच में पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? वो मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए वो आयोनाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, तो ये एक जुमखट्टा सा बन जाता है, और ये मेटालिक बॉन्ड है। इसकी वजह से यहाँ जो इंटरस्टाइसिस हैं, इंटरस्टाइसिस का लफ्ज़ लिख लें, वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। मेटालिक बॉन्ड में इंटरस्टाइसिस हैं, वेकेंट स्पेसिस हैं, जिसकी वजह से मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को बिजली को अपने से गुजरने देते हैं। तो यहाँ बीच में से बिजली, यानी बिजली भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मजमुआ है, तो यहाँ इंटरस्टाइसिस से गुजर जाएगी। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज
जो आयोनाइज स्पीशी है वो, और कहीं पे नेगेटिव चार्ज, उनको इस तरह से मैनेज करेंगे कि वो कंड्यूसिवली सिस्टम से रिलीज़ हो जाएंगी उन इंटरस्टाइसिस से जो कि अवेलेबल हैं। अब अगर इसके ट्रेंड्स की बात करनी है तो डाउन द ग्रुप जाएं अगर हम, तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस केटाइंस के फॉर्मेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम इसको स्टडी करते हैं मेटालिक करैक्टर को, तो फिर मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता चला जाता है। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ करने से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना आसान, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, less energy is required to release the electron from the system, resultantly जो हमारी मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा। लिथियम से जाएं अगर फ्रांशियम की तरफ ग्रुप 1 में, तो लिथियम स्मॉल साइज एटम होने की वजह से लेस मेटालिक इन करैक्टर है, और फ्रांशियम इज़ मोर मेटालिक इन करैक्टर। तो बात की थी पहले भी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करने के साथ साथ सिस्टम अनस्टेबल हो चुका होता है और पोलराइजेबिलिटी की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती चली जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन और खींचातानी सिस्टम के अंदर ही जारी रहती है, इस तरह से कि वो अनस्टेबल है तो फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना उससे आसान। और अगर हम बात करें अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड की अगर बात करें तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो, और न्यू शेल्स ऐड नहीं होती, तो ये दो ही फैक्टर हैं प्राइमरीली। फिर शील्डिंग की बात है, यहाँ नहीं करते हम शील्डिंग की बात, हम यहाँ पे इसको सिंपल रखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो न्यू शेल्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वैलेंस शेल में अब ऑक्यूपेशन ज़्यादा है और एक आधी स्लॉट खाली है, और उसको फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके फिल करेंगे तो एनाइंस फॉर्म करेंगे तो मिलिएबिलिटी नहीं होगी, डक्टिलिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक पूल नहीं बनेगा, और फिर जो है वो मेटालिक करैक्टर नहीं आएगा। तो अक्रॉस अ पीरियड इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस फ्रॉम left to right across a period.